Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine all. एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे और जिसका नाम प्रोकैरियोट्स है। और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ेंगे। और ये आज आपके चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक्स एक तो आपके बचते हैं जैसे कि नो स्टॉक वगैरह है, वो आपका स्मार्ट सिलेबस में होगा। अकॉर्डिंग टू जितने भी लेक्चर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हो रहे हैं, तो सबके पास आपके पास स्मार्ट सिलेबस है, उसको फॉलो करें और वही हम जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट और बायो कहते हैं लाइफ को। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं जो अगेंस्ट बैक्टीरिया के जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही बात आएगी कि एंटीबायोटिक ऐसे कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइक बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका ओरिजिन है, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से हम इसको एंटीबायोटिक्स को तैयार करते हैं। नेचुरली जो है ये बैक्टीरिया से हासिल होती है, जैसे कि एक्टिनोमाइसीड्स बैक्टीरिया का ग्रुप है जो क्या कर रहा होता है, नेचुरली एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर रहा होता है। और आर्टिफिशियली भी जो है हम इसको तैयार करवा सकते हैं लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री में हम केमिकल्स यूज़ करके हम उसको तैयार करवा सकते हैं। यानी कि नेचुरली बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और आर्टिफिशियली हम इसको तैयार करवा रहे हैं लैब के अंदर। उसके बाद एक चीज़ सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का जो है वो बड़ा ज़रूरी सी चीज़ है और हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले नंबर पर हमें उस एंटीबायोटिक को जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर एज ए फिजिशियन जो है हम उसको मतलब उसको पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसका हमें मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि उसका एक्शन का मोड किस तरह से है, वो किस तरह से वो एक्ट करेगी। उसके बाद उसके पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तो ये होता है ना कि उस एंटीबायोटिक ने उस डिज़ीज़ को, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, साथ में उसके कोई इफ़ेक्ट्स भी होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इससे पॉसिबल इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा फिर हम इसलिए कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो जो है फिजिशियंस वगैरह से मतलब कंप्लीट उसकी हिस्ट्री लेकर और कंप्लीट उसके बारे में गाइडेंस लेकर हम उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। समटाइम आपने देखा भी होगा अक्सर मेडिसिन्स के पीछे लिखा होता है कि डॉक्टर के मशवरे से मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता होता है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को आपके क्लियर कर दे तो आप उस चीज़ पर अमल करके इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे बच सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है रेगुलर इंटरवल के साथ लेनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि एक आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप उसके आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद उसको दूसरी डोज़ लें उसकी। तो उसके लिए एक कोई रेगुलर इंटरवल होता है, वो भी फिजिशियन ही बताता है कि आपने एक सुबह लेनी है, एक आपने दोपहर में लेनी है, या एक आपको शाम में लेनी है, या आपको नेक्स्ट डे लेनी है। उसके बाद कंप्लीट करें जो कोर्स है ट्रीटमेंट का। डॉक्टर जो है वो फिजिशियन जो आपको एडवाइस करते हैं कि एंटीबायोटिक्स को जो है आप 1 हफ़्ता या 10 दिन या 15 दिन
वो कॉन्स्टेंटली यूज़ करेंगे तो उसको कंप्लीट कोर्स आप करें ताकि उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको प्रॉपर मिल सके। अगर आप इन चीज़ों पर अमल नहीं करते तो फिर आप जो है वो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे होंगे और मिस यूज़ की वजह से कुछ हार्मफुल चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ डिजीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सब देखते हैं हम मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पर ड्रग रेजिस्टेंस है, जिस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं अगर आप उनमें से कोई प्रॉपर उसमें जो है मैयर्स नहीं है तो वो जो है क्या करेगी जी, वो एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया अपने अंदर ड्रग रेजिस्टेंस कायम कर लेंगे और जिससे फिर बार बार यूज़ करने से भी वो जो है इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, इंसान के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसके साथ भी ये इंटरेक्ट कर रही होती हैं, जिससे जो है वो डेथ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी रेस्पायरेशन के अंदर, डाइजेशन के अंदर और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस हैं उनमें इंटरेक्शन ये कर रही होती हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो भी हो रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है पेनिसिलियम जो है ये पेनिसिलिन बनती है जिससे एंटीबायोटिक, और पेनिसिलिन जो है ये क्या करती है जी, एलर्जिक रिएक्शन काज करती है, ठीक है ना, यानी कि बॉडी के अंदर एलर्जी वाली कंडीशन क्रिएट करती है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी देखी जाती है, डीफनेस का केस भी कॉमन होता है। और डेफनेस जो होती है ये क्या होता है कि बहरापन, जिसको हम नाम देते हैं, सुनाई ना देना, आवाज़ का ना सुनना। और एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर उसका हम मिसयूज़ करेंगे तो डेफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है। इसके बाद डिस्कलोरेशन ऑफ टीथ भी है, और डिस्कलोरेशन ऑफ टीथ जो है वो किस वजह से होता है, टेट्रासाइक्लिन का मिसयूज़ करने की वजह से डिस्कलोरेशन होता है। और डिस्कलोरेशन कहते हैं जो टीथ का जो नेचुरल कलर है, वाइट कलर है, उसका ख़राब हो जाना, गायब हो जाना, ये डिस्कलोरेशन कहलाता है। इसके बाद फिर एक चीज़, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोट हैं, ट्रू प्रोकैरियोट हैं। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और इसके अलावा और भी रीज़न है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों इसकी हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी जो है एक ही सेल पर मुश्तमिल होगी। और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में, एक ही जगह पे बहुत सारे कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होंगे। यह बॉडी इनकी फिलामेंटियस भी हो सकती है, फिलामेंट पर मुश्तमिल हो सकती है, दागे नुमा सी साख्तें हो सकती हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा बॉडी जो है वो ट्राइकोम लाइक भी हो सकती है, जिसमें चेन ऑफ सेल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई शीट होती है प्रोटेक्शन के लिए। इसकी हैबिट क्या है, इसकी नेचर कैसी होती है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैरायटी है, मतलब मुख्तलिफ है, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ कॉलोनियल भी हो सकते हैं। साइटोलॉजी, अगर हम इसके सेल की स्टडी करें, इसके सेल में क्या चीज़ होती है, और ये जो है ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं। इस चैप्टर का नेम भी प्रोकैरियोट्स हैं, और किंगडम कैरियोट्स के अंदर उनको रखा जाता है। और सेल वॉल जो है इनके अंदर किस तरह की होती है, ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है, ठीक है ना, और इनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। इसका हैबिटेट का क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। इसके कई हैबिटेट हैं, सब एरियल भी है, ज़मीन के नीचे, अल्कलाइन सॉइल के अंदर जो है नमकीन और जो साल्ट वाले एरिया होते हैं वहाँ पे भी, मॉइस्ट रॉक्स वगैरह, गीली चट्टानें वगैरह, वहाँ पे भी ये पाया जा सकता है। इसका साइज़ की अगर हम बात करें, इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ इसका 1 से 10 जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर लोकोमोशन, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया में, दूसरे बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो सकते हैं।
तो फिर लोकोमोशन कैसे करेंगे? गैस वेसिकल्स होंगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये लोकोमोशन कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्लाइडिंग के फिनोमेना से भी, ग्लाइडिंग जो है वो ग्लाइड करने से जो है फिसल के जो है वो मूव कर रहे होंगे। पिगमेंटेशन के लिए इनमें कुछ कलर पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट का नाम दिया जाता है, जैसे कि फाइकोसायानिन है, फाइकोबिलियंस है, ठीक है। तो ये फाइकोबिलियोसोम एक पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं और इनको कलर दे रहे होते हैं। फाइकोसायानिन जो है वो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। जैसे कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, फाइकोसायानिन जो है वो ब्लू कलर का होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये फोटोसिंथेटिक हैं, और फोटोसिंथेटिक में जो फोटोसिंथेसिस करते हों उनको हम ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड मौजूद होता है और जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, ठीक है ना, जैसे कि ग्रीन एलजी के अंदर होता है। इसके अलावा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो कि फाइकोबिलियोसोम के साथ लिंक होती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके बारे में, ये न्यूट्रिशन के अंदर आ जाती हैं और इसी वजह से, इसकी ये सिमिलैरिटीज़ की वजह से इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं साइनोबैक्टीरिया की। बाकी के जो बैक्टीरिया है, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये वाले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये वाटर को यूज़ करेंगे एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो है इन्होंने ऑक्सीजन को भी सिंथेसाइज करना है, वो सल्फ़र को बना रहे थे, ये ऑक्सीजन को बनाएंगे, ठीक है ना। इनके अंदर जो फूड मटेरियल है, जिसकी शक्ल में अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन्होंने स्टोर करना होता है, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। एक ये भी सिमिलैरिटी हो सकती है कि प्लांट और ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में जो सिमिलैरिटी है, इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन और रिजर्व फूड मटेरियल। प्लांट में भी ग्लाइकोजन होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे काइंडली। एनिमल्स के अंदर जो फूड मटेरियल, रिज़र्व फूड मटेरियल है, वो ग्लाइकोजन है, जबकि प्लांट के अंदर जो है वो स्टार्च होता है। तो ये जो है इनके अंदर रिज़र्व मटेरियल क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। ये सिमिलैरिटी प्लांट के साथ नहीं आएगी। इसके बाद रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन कई तरह से ये कर रहे होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर बाइनरी फिशन है, सिंपली डिवीजन है, ठीक है ना। माइटोसिस की तरह, जैसे माइटोसिस होती है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर, सेम यही इसी तरह से ये एक सेल दो सेल में तकसीम होगा। इसको हम बाइनरी फिशन का नाम देंगे। बाइनरी कहते हैं दो को, फिशन कहते हैं तकसीम को। इसके अलावा हेट्रोसिस्ट जो है, ये स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, और हेट्रोसिस्ट जो है वो थिक वॉल स्ट्रक्चर्स होती है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है ये बना रहे होते हैं। इसके अलावा एकाइनेट्स भी इसी तरह की, इसी से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी बॉडी के अंदर, सख्त दीवार की, थिक वॉल इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जो है ना हार्श इन्वायरमेंट को बेयर करने वाले होते हैं। इसके अलावा हार्मो बाइनरी फिशन और हेट्रोसिस्ट एकाइनेट्स के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं, जैसे कि हार्मोगोनिया है, और बडिंग के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हार्मोगोनिया भी थिक वॉल से स्ट्रक्चर होती हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है ये फॉर्म करते हैं। इसके अलावा बडिंग के अंदर, बडिंग का कंसेप्ट आपको होगा, छोटी छोटी सी आउट ग्रोथ बॉडी पर अपेयर होती हैं और फिर वो रिप्रोडक्शन में जो है ना यूज़ होती हैं, और उनसे, उन बर्ड से फिर नए बैक्टीरिया बनते हैं। इसके अलावा मल्टीपल फिशन के ज़रिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टीपल फिशन कहते हैं कि एक सेल जो है वो कई सेल के अंदर तकसीम हो जाता है, इसको हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। बाइनरी फिशन में तो ये था ना कि एक सेल दो सेल में तकसीम होता है, वो बाइनरी फिशन है, जबकि मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, फिशन का मतलब होता है तकसीम। तो एक सेल जब बहुत दफ़ा तकसीम होगा तो बहुत सारे सेल बनेंगे, तो इसको हम मल्टीपल फिशन कहेंगे। ठीक है। तो ये बच्चे आज आपके टॉपिक्स थे। नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।